हेलो लर्नर्स, आपका स्वागत है। यह स्टैटिस्टिक्स 1 का पहला वीडियो है। आप सभी डाटा साइंटिस्ट एंथुजियास्ट हैं और डाटा साइंटिस्ट के लिए 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई गई हैं। पहला स्टैटिस्टिक्स, दूसरा मैथ और तीसरा प्रोग्रामिंग। इनको अगर ऑर्डर वाइज भी करें तो नंबर 1 पे स्टैटिस्टिक्स ही आता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये स्टैटिस्टिक का जो पूरा प्लेलिस्ट है अच्छे से समझेंगे, वॉच करेंगे और इसकी हर प्रॉब्लम को आप क्लियर करेंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा इसे ईज़ी से ईज़ी और सिंपल बनाने की और अंडरस्टैंडेबल हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। फिर भी अगर कहीं कोई चूक होती है या कहीं मेरे एक्सप्लेनेशन में कमी होती है तो आप कमेंट करें, या कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे अप्लाई करूँगा। स्टैटिस्टिक 2 के फुल प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे। अगर आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक 2 है तो आप वहाँ पर वीक 0 से लेके वीक 12 तक के सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। फुल लेक्चर समरी विद फुल एक्टिविटी सॉल्यूशन। ओके, साथ ही साथ चैनल पे मेंबरशिप ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये उन्हीं के लिए है जो वीकली एक जीमीट सेशन चाहते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बेनिफिट दे सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको एक अलग से डाउट सेशन वीकली मिलेगा। ओके, तो खैर हम इसे शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। इस वीडियो में मैं जो बुक प्रोवाइड की गई है कॉलेज की तरफ से, मैं उस बुक को ही रेफरेंस करके इसका ये लेक्चर समरी वीडियो है, इसे मैं कवर करूँगा समरी वीक 1 का। और इसके बाद मैं इसके एक्टिविटी सॉल्यूशन वाला भी वीडियो बनाऊंगा, आप उसे भी ज़रूर देखना बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक इज द आर्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा। क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक इज द आर्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा। इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं कहा जा सकता। स्टैटिस्टिक is the data science and data science is the statistics. Statistic is the art of learning from data. जब स्टैटिस्टिक को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो 2 टर्म एक्सप्लेन किए जाते हैं वो होते हैं पॉपुलेशन एंड सैंपल। बहुत ही इजी टर्म है समझने के लिए। आइए देखते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। द टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इज कॉल्ड ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आ जाएगा, जिसे आप समझ सकते हैं यूनिवर्सल सेट। ओके, सैंपल ए सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन दैट विल स्टडीड इन डिटेल इज कॉल्ड ए सैंपल। तो सैंपल जो होता है पॉपुलेशन का सबसेट होता है। ओके, so we can understand about sample and population from the following picture. देखिए, अब इसमें पॉपुलेशन दिखाया है और ये सैंपल है, तो इसका मतलब क्या हो गया। पॉपुलेशन में देखिए यहाँ पर कलर वाइज का क्या एक्सप्लेनेशन ये है कि आपके पास जो सैंपल होना चाहिए वो पॉपुलेशन को ठीक ठीक रिप्रेजेंट करे। मतलब अगर पॉपुलेशन में एक ये वैलेट कलर है, एक ये ऑरेंज कलर है और ग्रीन कलर है, तो तीनों कलर सैंपल में भी अवेलेबल है, तब तो ये ठीक ठीक सैंपल कहा जाएगा। अगर इसमें कोई एक मिसिंग है तो ये प्रॉपर सैंपल, सही करेक्ट सैंपल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करता है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। A survey is conducted to know the prices of all houses in Tamil Nadu, and 1,000 houses are randomly selected from the urban areas of Tamil Nadu for this study. It is concluded that the price of a house per square feet is roughly 5,680 rupees. Then the sample consists of the selected 1,000 houses from the urban areas of Tamil Nadu, and the population consists of all houses in Tamil Nadu. सैंपल क्या हो गया, जो हमने
1000 हाउसेस सेलेक्ट किया था अर्बन एरिया से, वो हमारा सैंपल हो गया, और पॉपुलेशन हो गया ऑल हाउसेस फ्रॉम तमिलनाडु। हालांकि ये करेक्ट सैंपल नहीं है, फिर भी जो इसमें एग्जांपल में लिया गया तो वो सैंपल ही कहा जाएगा। मेजर ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स की मेजर ब्रांचेस क्या होती हैं? दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आइए देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है? द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड समराइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वो होता है जिसमें हम दिया हुआ जो भी हमारे पास डेटा है, वो चाहे सैंपल का हो या पॉपुलेशन का हो, हम सिर्फ उस डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे हम उसकी समरी, उसका जो भी ग्राफ, चार्ट, अप्स डाउन्स, बेस, वर्स्ट, जो भी चीजें हम बात कर रहे हो, हमारे पास जो डेटा हमारे सामने है, उस डेटा के बारे में अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो उसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहते हैं। समराइजेशन ऑफ डेटा मींस न्यूमेरिकल ग्राफिकल समरी ऑफ डेटा। ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी में बी परफॉर्म आइदर ऑन सैंपल और ए पॉपुलेशन, दोनों पे हो सकता है। ओके अच्छा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स दूसरा जो होता है, इसका नाम से ही क्लियर है कि इन्फर करना है कुछ चीज, मतलब कि आपके पास एक डेटा दिया गया है और उस डेटा के बेस पे आपको कुछ अलग गेस करना है। जैसे आपने पिछले 4 साल के बारिश का रिकॉर्ड निकाला और अगले साल होने वाली बारिश का अनुमान लगाया, तो ये इन्फर किया आपने। या फिर किसी एक खास स्टेडियम में टीम इंडिया के मैच का आपने लास्ट 10 प्लेयर्स का डाटा निकाला और उसके बेस पर आपने इन्फर किया कि अब नेक्स्ट मैच जो होने वाला है उसमें इंडिया कैसा परफॉर्म करेगी। तो कोई भी चीज़ आप पिछले कोई रिकॉर्ड या किसी सैंपल के निकाल के बेस पे आपने किसी पॉपुलेशन के बारे में कोई डाटा गेस किया, इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं, और ये सिर्फ सैंपल्स पे ही परफॉर्म होगा। द पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक कंसर्न विद ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। पर्पज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पर्पज क्या हो सकता है? आइए देखते हैं। If the purpose of the analysis is to examine and explore information about the collected data only, then the study is descriptive. डिस्क्रिप्टिव कब होगा? जब हमारे पास अवेलेबल डेटा के बारे में ही हम बात करें। जैसे क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स गेव एन एग्जाम एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज कैलकुलेटेड एज 65. दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक because here we are just summarizing the data. If the information is obtained from a sample of population and the purpose of the study is to use the information to draw some conclusion, inferences about the population, the study in inferential. यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट क्या है। इफ द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सैंपल, यहाँ से सैंपल से कोई इंफॉर्मेशन हमें मिली और उसके बेस पर हम जो है कोई कंक्लूजन निकालना है, कोई पॉपुलेशन के बारे में हम कुछ इन्फर कर रहे हैं, तो अब वो स्टडी जो इन्फ्रेंशियल कहेगी वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगी। जैसे टीचर वांट्स टू नो द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास, सिंस देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, so the teacher collects a sample of students from the school and calculates the average marks of the selected students, which is say 60 marks. Then teacher made the conclusion using statistical techniques that the average marks of all students in the school is 60. समझ में आया? मतलब उन्होंने एक सैंपल लिया, कुछ 10 बच्चे लिए, उनका एवरेज निकाला और उसी बेस पे बता दिया कि सबका एवरेज जो है लगभग 60 ही होगा। तो ये होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक या इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट आता है डेटा। डेटा कितने टाइप के होते हैं? डेटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड समराइज्ड फॉर द प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा के बारे में आप जानते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। पर्पस टू कलेक्ट द डेटा, जनरली वी कलेक्ट द डेटा व्हेन वी आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ सम ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और इवेंट्स। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो दो तरह के डेटा होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज ए डेटा सेट दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड मैनर। कोई उसका मैनर जो है, उसका जो तरीका, उसका जो फॉर्मेट है, कोई प्री डिफाइंड नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ये क्या होता है? जैसे टिपिकली टेक्स्ट हैवी,
but may contain data such as dates, numbers, and facts as well. Also, unstructured data requires more work to process and understand. For example, YouTube comments. YouTube पे जो कमेंट्स होते हैं वो एक डेटा है, उसमें लोग बताते हैं कि जो वीडियो है वो कितने काम की है, नहीं है, कैसी है, अपने विचार रखते हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसमें आपको देखते ही देखते आप कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, आपको उस डाटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, तब कुछ कह सकते हैं। इमेज फाइल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग, when data are scattered with no structure, not in any standard format, the information is of very little use. तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का जो इंफॉर्मेशन होता है बहुत कम यूज का होता है। फिर होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। structured data. Structured data is a standardized format for providing information about a data set, and it is clearly defined and searchable. As for the information in a data set to be useful, we must know the context of the numbers and text it holds. Also, structured data is easy to analyze and understand. Hence, we need to organize the data. Structured data वो होता है जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में हो और कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे देखते ही देखते उसको। उसका क्लियरिफाइड डिफाइंड एंड सर्चेबल, उसका जो डाटा सेट है वो डिफाइंड और सर्चेबल होना चाहिए। कंटेक्स्ट ऑफ द नंबर्स एंड टेक्स्ट इट्स होल्ड्स, उसमें जो भी नंबर्स हैं वो हमें दिखने चाहिए, जो भी टेक्स्ट है वो भी हमें अच्छे से दिखने चाहिए स्ट्रक्चर्ड डेटा में। आइए देखते हैं डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये कुछ, इसमें नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मार्क्स इन क्लास 10th एंड बोर्ड। द स्टूडेंट डेटा सेट शोड इन टेबल 1 कैन बी कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चर्ड डेटा बिकॉज दिस डेटा इज इन टेबुलर फॉर्म, टेबल फॉर्म में है, इसमें सब कुछ क्लियर कट मेंशन है। फ्रॉम एंड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स इन 10th class and board. Also, this data is easy to analyze and understand as we can easily get information about any student. Anjali has scored 484 marks in class 10th of the state board. Pradeep is male and have date of birth as 3rd June 2002. तो ये डेटा जो है क्लियर कट दिख रहा है हमें, ये स्ट्रक्चर डेटा है, ठीक है। इसी तरह डेटा सेट ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है ये भी, ये जो है इंफॉर्मेशन, ये भी जो है स्ट्रक्चर डेटा है। इसके बाद आता है टर्म्स जो है वो है वेरिएबल एंड केसेस। इसको अच्छे से समझिए क्या होता है वेरिएबल एंड केसेस। अगर ये नहीं समझे तो फिर ये चीज़ें जो है बहुत ही पेनफुल हो जाएंगी एग्जाम में कि वेरिएबल क्या होता है, केसेस क्या होता है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक मिनट, पहला है केस या ऑब्जर्वेशन। A case या observation is a unit for which data is collected. Cases should uniquely identify each row in the data set. केस क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जिसको हम बोलते हैं उसी को केस भी बोलते हैं, और दूसरी चीज होती है वेरिएबल किसी भी डेटा सेट में। तो केस वो होता है जिसके बारे में डेटा कलेक्ट किया गया है और वो यूनिक होगा। अगर हम राम के बारे में डेटा कलेक्ट किए हैं तो राम यूनिक होगा। राम बोलने से मतलब समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और वेरिएबल का मतलब नाम से ही क्लियर है कि वेरी करेगा। तो वेरिएबल से आप कहीं पर्टिकुलर नहीं पहुंच पाओगे। जैसे हम बोल दें कि एक मेल, तो मेल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन राम अगर मैं बोलूंगा तो आप करेक्ट पहुंच जाओगे जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो राम हो जाएगा वो केस या ऑब्जर्वेशन जिसके बारे में डेटा है, और वेरिएबल मतलब वो बहुत सारे फैक्टर्स जो डेटा जो हम उस केस के बारे में बात करेंगे। जैसे हम ऊपर वाला जो टेबल है उसका एग्जांपल दें, चलिए फर्टिलाइजर्स वाला लेते हैं या ये वाला लेते हैं। जो तो इसमें देखिए स्टूडेंट डेटा सेट है, तो इसमें जो सरिता है ये हमारा केस या ऑब्जर्वेशन है। अब हो सकता है कि दो सरिता हो नाम के व्यक्ति हो, तो कुछ ना कुछ उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें सरिता 1 या सरिता 2 लिखना पड़ेगा ताकि हमें पता चले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो दैट वो एक सेकेंडरी चीज हो गया, लेकिन जो बाय नेम स्टूडेंट्स का है ये हमारे केसेस है, दीज ऑल आर द केसेस। और केस जो होता है वो एक रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और वेरिएबल जो होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारे वेरिएबल्स है, बोर्ड और मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारे वेरिएबल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सेम बात है, कहीं रो रिप्रेजेंट केसेस, कॉलम रिप्रेजेंट वेरिएबल। जो केसेस होंगे वो रो में होंगे और वेरिएबल होंगे वो कॉलम में होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हम देखते हैं। डेटा को हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अभी हम और अगर हम क्लासिफिकेशन करें जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है हमारा, तो वो उसमें होता है फिर कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल, दो तरह के, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल क्या होता है और न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल तो आप समझ जाएंगे जिसमें नंबर्स होंगे, कैटेगोरिकल होगा जिसमें नंबर्स नहीं होंगे, कैटेगरी होगी। आइए समझते हैं। कैटेगोरिकल डेटा आर आल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ये क्वालिटेटिव इसको बोलेंगे, न्यूमेरिकल को क्वांटिटेटिव भी बोलेंगे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड इट आइडेंटिफाइज द ग्रुप मेंबरशिप, आल्सो वी कैन नॉट परफॉर्म एनी मीनिंगफुल मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जो कैटेगोरिकल होंगे डेटा, ये क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे, इन पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जायज नहीं होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी इस पर जायज नहीं होगा। जैसे हमारा ये अगर बोले जेंडर जो है उसमें मेल और फीमेल ये दो कैटेगरी है, इसको कैटेगोरिकल डेटा में रखेंगे और इनका हम कोई भी इस पर मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। और न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है? इसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं और इस पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे मार्क्स हो गया, ये सब चीजें। मेजरमेंट्स, यूनिट्स, तो स्केल डिफाइन द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो न्यूमेरिकल डेटा होंगे उनकी कुछ यूनिट्स होंगी, ओके। फिर एक आता है टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा। ये इसको थोड़ा समझिए, टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है? टाइम सीरीज डेटा वो है जहां पे टाइम चेंज होता है। देखिए, इफ द डेटा इज रिकॉर्डेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम then it is called time series data. Also, graph of a time series showing values in chronological order is known as time plot. The data collected to observe the temperature in Delhi for 7 different days is a time series data. इसमें day change हो रहा है, ठीक है। If the data is observed at the same time, then it is called cross sectional data. अगर हमारा टाइम सेम है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, फिर इसको क्रॉस सेक्शनल डेटा बोलेंगे। जैसे द डेटा कलेक्टेड टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, चेन्नई, जयपुर एंड भोपाल ऑन ए पर्टिकुलर डे। यहाँ पर टाइम फिक्स कर दिया, आप 4 अलग अलग जगह का डेटा हम ले रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शनल डेटा बोलेंगे इसको, यहाँ पर हमारा टाइम फिक्स हो। ओके, तो टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल आप समझ गए होंगे आई गेस। अब आगे बढ़ते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पे, इसको भी समझिए, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ओके। तो जो है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में 4 तरह का होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं क्लियर करना चाहूँगा आसान भाषा में। देखिए, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? व्हेन द डेटा फॉर ए वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ लेबल्स आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। द स्केल ऑफ मेजरमेंट जो होता है नॉमिनल स्केल होता है। तो नॉमिनल स्केल जो होता है वो ये होता है आपका कैटेगरीज या नेम बताएगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं होंगी, जैसे नेम, बोर्ड, जेंडर, ब्लड ग्रुप, आपको देख के ही समझ में आएगा इसमें ना कोई ऑर्डर नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई ऑर्डर भी नहीं होगा, तो ये नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट कहा जाएगा। समटाइम्स नॉमिनल वेरिएबल्स माइट बी न्यूमेरिकली कोडेड, like we might code the men as 1 and female as women as 2 या men as 3 and women as 1। तो इस तरह से कोड कर देने से भी वो ये नहीं हो जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं हो जाएगा, वो नॉमिनल ही होगा। देयर इज नो ऑर्डरिंग इन द वेरिएबल, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ऐसा कुछ नहीं। तो नॉमिनल स्केल इसे बोलेंगे।
नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ऑर्डिनल मतलब नाम से ही क्लियर है कि इसमें एक ऑर्डर होगा। When data exhibits properties of nominal data and the order or rank of data is meaningful, जब वो नॉमिनल स्केल वाली प्रॉपर्टी उसमें होगी और उसमें ऑर्डर होगा। यहाँ भी ध्यान दीजिए, ऑर्डिनल स्केल में आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल आप कैलकुलेशन मैथमेटिक्स नहीं कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा होगा, और नॉमिनल से ज़्यादा ये अच्छा ये होगा कि इसको में हम ऑर्डर इसमें लगा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं। जैसे जो कस्टमर का रिव्यू होता है एक्सीलेंट, गुड एंड पुअर, तो इसका एक ऑर्डर है, या तो फर्स्ट पुअर लिखिए, सेकंड गुड, थर्ड एक्सीलेंट, या फर्स्ट एक्सीलेंट, सेकंड गुड, थर्ड पुअर। ओके तो इसमें ऑर्डर है, तो ये ऑर्डिनल डेटा है। वी कैन कोड एन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट एंड एज बैड कैन बी कोडेड 1 एंड गुड कैन बी कोडेड 2, ये हो गया, ठीक है, ऑर्डिनल में। ओके फिर आता है इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। इंटरवल स्केल का मतलब क्या हो गया, इंटरवल मतलब गैप। यहाँ पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे और यहाँ पर आप दो ऑपरेशन कर पाएंगे, प्लस और माइनस। यहाँ पर आप रेशियो यानी कि आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अलाउड नहीं होगा इंटरवल स्केल में। आइए समझते हैं इसे। डाटा विद इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट आर ऑलवेज न्यूमेरिक होगा एंड वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू वैल्यू। कोई भी दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस हम ला सकते हैं, बता सकते हैं। रेशियो ऑफ वैल्यूज हैव नो मीनिंग हियर बिकॉज द वैल्यू ऑफ जीरो इज आर्बिट्रेरी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वैल्यू ऑफ जीरो जो है वो नहीं है, जीरो की वैल्यू नहीं है। जीरो का मतलब बेस, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, वो नहीं है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इजी भाषा में, कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए कि जो एसी रूम वेयर टेम्परेचर इज सेट टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर आउटसाइड द रूम जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, इट इज करेक्ट टू से दैट द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 20 डिग्री, बट इट इज इनकरेक्ट टू से दैट द आउटडोर इज ट्वाइस एज हॉट एज इंडोर। मतलब कि अगर आपके एसी रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री है और बाहर के रूम का वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है, तो ये कहना सही है कि अंदर और बाहर के टेम्परेचर में 20 डिग्री का अंतर है, ये सही है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि बाहर का टेम्परेचर अंदर से दुगुना है। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो अंदर के रूम का टेम्परेचर है, या फिर जो टेम्परेचर एक जो वेरिएबल है, यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी जीरो का है, तो बेस पॉइंट जो है फिक्स नहीं है। सपोज दैट अंदर के रूम का जो टेम्परेचर है वो 0 से लेके 20 तक नहीं है, वो हो सकता है -10 से लेके 20 तक पहुंचा हो। और बाहर के वाले रूम जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो सपोज दैट 10 से लेके 40 तक पहुंचा हो। तो इस तरीके से दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते, ट्वाइस एंड ये डिवीजन नहीं हो सकता। हाँ, डिफरेंस आप कह सकते हैं कि 20 डिग्री का डिफरेंस है, बट हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जीरो पॉइंट है, वो फिक्स नहीं है कि दोनों का सेम है। जब तक दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, अंदर का और बाहर का, तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो टेम्परेचर या फिर और भी जो वेरिएबल होंगे जहां पर जीरो अवेलेबल नहीं होगा, जीरो कहने का मतलब कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा, वो इंटरवल स्केल में आएंगे। रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट वो होगा जहां पर हम चारों ऑपरेशन प्लस माइनस गुणा भाग चारों कर सकते हैं। जैसे कि इसमें वेट हो गया, हाइट हो गया, इन सब में जीरो अवेलेबल है, आप जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो ये होता है रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। नॉमिनल स्केल का एग्जांपल है नेम, ब्लड ग्रुप। ऑर्डिनल स्केल का है रैंकिंग, रेटिंग। इंटरवल स्केल का टेम्परेचर हो गया, और जीपीए, जीपीए भी जो होता है वो जीरो नहीं होता है, इसलिए हम जीपीए में भी ट्वाइस थ्राइस नहीं कर सकते हैं। प्लस माइनस कम ज़्यादा बता सकते हैं, बट रेशियो नहीं कर सकते। रेशियो में होता है एज, हाइट, वेट, मार्क्स, ये सब रेशियो स्केल में आएंगे। इसमें आप चारों एप्लीकेशन मैथ के कर सकते हैं। तो वीक 1 का कंटेंट यहीं तक था, इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं।
और उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक्टिविटी वीडियोस भी ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। वीडियो में जितना एंगेजमेंट आएगा वैसे हिसाब से मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।